चलिए, बदलती परंपराएं। हमने देखा है कि 9वीं सदी तक कैसे एशिया और यूरोप के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्यों का विकास हुआ और विस्तार हुआ, है ना। 9वीं शताब्दी तक जो है हमने देख लिया, पिछले जो पार्ट पढ़े वहाँ पर, और कैसे साम्राज्य का विकास हुआ, जिसमें हमने मंगोल के बारे में पढ़ा, इस्लामी साम्राज्य के बारे में पढ़ा, है ना। मेसोपोटामिया सभ्यता के जो है विकास के तो पतन कैसे हुआ, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो अब जो है हम आगे इसको पढ़ेंगे। इन साम्राज्यों में से कुछ जो यायावरों के थे, कुछ विकसित शहरों और उन शहरों के व्यापारी तंत्रों पर आधारित थे, जो मकदूनिया, रोम, अरब साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और उनसे पूर्व आने वाले साम्राज्य जैसे मिस्र, असीरिया, चीनी और मौर्य में यह अंतर था कि यहाँ दिए गए पहले 4 साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे और महाद्वीपीय परामहाद्वीपीय स्वरूप के थे, है ना। तो हमने इन सब के बारे में पढ़ा। भाई कुछ लोग जो है घुमंतु प्रवृत्ति के थे, कुछ जो है एक जगह पर टिक के रहने वाले थे, और कहाँ जगहों के बारे में पढ़ा हमने। मकदूनिया के बारे में पढ़ लिया, रोम के बारे में पढ़ लिया, अरब साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया और मंगोल के बारे में हमने पढ़ लिया। जो है हमने जो पहले के जो 4 साम्राज्य थे वो कैसे थे, विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे। भाई मंगोलिया की बात करें तो चंगेज खान गए तो उसने कितना सारा साम्राज्य अपना फैलाया था, है ना। अरब वालों की बात करें तो उन्होंने धर्म युद्ध कर करके अपने साम्राज्य का फैलाव किया। तो पहले वाले 4 क्या थे, विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे और महाद्वीपीय एवं परामहाद्वीपीय स्वरूप के थे। जो कुछ हुआ उसमें विभिन्न सांस्कृतिक टकरावों की भूमिका, और जो भी कुछ हुआ, है ना, साम्राज्य फैला। तो अपन ने देखा बेसिकली जो है अरब में जो है इस्लाम साम्राज्य था, फिर अपन ईसाइयों की बात करें तो ईसाई साम्राज्य, उनके बीच में जो है टकराव के वनस्पत क्या होता रहा, विकास हुआ और जो उनका साम्राज्य का विस्तार होता रहा। साम्राज्य का उदय प्राय अचानक होता था, परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन मूल क्षेत्रों में निहित थे जहाँ से ये साम्राज्य फैलने लगे थे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो साम्राज्य है उनका उदय तो अचानक हो गया, है ना। भाई युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद किसी ने उसको जीत लिया तो अचानक से साम्राज्य का उदय हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसके अंदर जो बदलाव हो रहा है ना, जो भी बदलाव था वो सोचा समझा गया था, है ना। कि भाई किसी ने राजा ने इच्छा करी तो उसको जीतेगा, तो उसने उससे पहले सोचा होगा उसको जीतने की इच्छा क्यों थी उसकी, है ना, उसके पीछे उसका कारण क्या था, है ना। अगर हम उदाहरण लें जैसे हमारे मेवाड़ का, तो मेवाड़ को जो है अकबर की जीतने की लगातार लालसा थी, क्यों थी कि सामरिक दृष्टि से ये जो है मेवाड़ क्या था, बहुत अच्छा था, सेफ था, है ना, कोई यहाँ पर आक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए वो इसको जीतना चाहता था और इसके विकास के लिए लगातार सोचा था, पर जीत वो नहीं पाया। तो जो है कहीं ना कहीं जो जीतने के पीछे क्या है, पहले से उनकी मनोकामना थी कि भाई कुछ ना कुछ उन्होंने सोच रखा था। विश्व इतिहास में परंपराएं विभिन्न तरीके से बदल सकती है। पश्चिमी यूरोप में 9वीं से 17वीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देखते हैं। और जो ये साम्राज्य है इसके बारे में हम देखें तो पश्चिमी यूरोप में जो है 9वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य, है ना। अभी हमने 9वीं शताब्दी तक की बात पढ़ ली, 17वीं शताब्दी तक हम नहीं पहुँचे, पर उसके बीच की बात ये बता रहे हैं कि उसके मध्य में क्या हुआ कि कुछ जो है धीरे धीरे विकसित हुआ। और हम जो है आधुनिक समय के साथ इसको अगर जोड़ के देखते हैं तो इन कारकों में जो है धार्मिक विश्वासों पर आधारित होने की अपेक्षा प्रयोगों पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान का विकास, लोक सेवाओं के निर्माण, संसद और विभिन्न कानूनी धाराओं के सृजन पर ध्यान देते हुए सरकार के गठन पर गहन विचार और उद्योग व कृषि में प्रयोग आने वाली तकनीकी में सुधार शामिल है। और आगे की कड़ी में हम देखें 9वीं शताब्दी के बाद तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या होने लगा, लगातार विकास होने लगा। लोग क्या होने लगे, तकनीकी क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में जो है क्रांति लाने में जुड़ गए थे। अगर हम जो है 17वीं शताब्दी की बात करें अंग्रेजों के समय की, तो उनके समय में बहुत सारी चीज़ों का जो है आविष्कार हुआ है ना। 15वीं शताब्दी औद्योगिक क्रांति समझते हैं हमें ना, औद्योगिक क्रांति के बारे में हम देखेंगे। तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, कुछ नई नई चीज़ों का विकास हुआ, आविष्कार हुआ। तो आगे की शताब्दियों में क्या होने लगा, हमारे यहाँ पर संसद बनी, संसद का निर्माण हुआ, कानूनी व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है ना, कई सारी धाराओं का निर्माण हुआ, इसके साथ जो है तकनीकी सुधार भी इसमें शामिल हुआ। इन परिवर्तनों के परिणाम यूरोप के बाहर भी पुरजोर तरीके से महसूस किए गए। और जो ये बदलाव थे ये सिर्फ यूरोप में ही नहीं हुए, यूरोप के बाहर भी जो दूसरे कंट्री है ना, उसके अंदर भी ये बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम देखा 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य विघटित हो गया था
और पश्चिमी और मध्य यूरोप में रोमन साम्राज्य के अवशेषों ने धीरे धीरे अपने को उन कबीलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप ढाल लिया था, जिन्होंने वहाँ पर राज्य स्थापित कर लिए थे। और आगे चलकर क्या हुआ कि जो है 5वीं शताब्दी में हमने देखा कि जो है रोमन साम्राज्य क्या हो गया, विघटित हो गया। तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था इस बात को। फिर उसके बाद पश्चिम और मध्य यूरोप में क्या हुआ, रोमन साम्राज्य के जो अवशेष थे वो धीरे धीरे अपने को उन कबीलों की प्रशासनिक आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार क्या करने लगे, ढालने लगे। जो लोग बचे थे वो कबीला व्यवस्था के अनुरूप चलने लगे थे, है ना, जिन्होंने वहाँ पर राज्य स्थापित कर लिया। और जो है आगे चलकर उन्होंने क्या कर लिया, राज्यों को स्थापित कर लिया। जिन्होंने वहाँ पर राज्य स्थापित कर लिए। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका की तुलना में पश्चिमी यूरोप में नगरीय केंद्र क्या थे, छोटे थे। 9वीं शताब्दी तक पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र एक्स, लंदन, रोमन व सियना यद्यपि छोटे थे, तथापि उनका महत्व क्या था, कम नहीं था। 9वीं से 11वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में कई क्या हुए, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अभी तक हम शहरी बात की बात कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुए। चर्च व शाही शासन ने वहाँ के कबीलों के प्रचलित नियमों और रोमन संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने में क्या की मदद की। और चर्च ने भी जो है जितनी भी शासन व्यवस्था थी, उनके जो भी नियम कानून थे, उसके अंदर भी क्या हुआ है, परिवर्तन करने में और उसमें जो है एडजस्टमेंट, सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट करने में जो है उन्होंने उनकी जो है उसमें मदद की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पश्चिमी और मध्य यूरोप में 9वीं सदी के प्रारंभ में शारलेमेन का साम्राज्य था। इसके शीघ्र पतन के पश्चात ही हंगरी वासियों व वाइकिंग लोगों के भयंकर आक्रमणों के बावजूद ये नगरीय केंद्र में व्यापार तंत्र बने रहे। और इन्होंने किसका उदाहरण दिया, पश्चिम और मध्य यूरोप का जो एक राजा है, शासक थे, जिनका नाम क्या था, शारलेमेन। और जब उसके साम्राज्य का विघटन हुआ तो तुरंत बाद क्या हो कि हंगरी वासियों और वाइकिंग लोगों के भयंकर आक्रमण के बावजूद भी क्या हुआ, वहाँ की जो नगरीय व्यवस्था थी और जो व्यापार की जो व्यवस्था थी वो बनी की बनी रही, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। कि राजा शासक मर गया तो सारी व्यवस्था खराब हो गई, नहीं हुआ, उसकी जगह कोई और उत्तरदायी व्यक्ति बैठा होगा और उसने उसको शासन को अच्छे रूप से चलाया होगा। आगे देखिए, इन सभी परिवर्तनों के अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप सामान्य व्यवस्था अस्तित्व में आई। सामंतवाद की पहचान थी दुर्गों व मैनर भवन के इर्द गिर्द कृषि उत्पाद। अब आगे चलकर कैसी व्यवस्था सामने, सामंती व्यवस्था। आपको कल मैंने बताया कि सामंती व्यवस्था क्या होती है, उच्च वर्ग के लोग, है ना, जो जमींदारों की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास जो है पैसा होता है ना, सामंती वर्ग के लोग, तो उनकी पहचान कैसे हुई, दुर्गों व मैनर भवन के इर्द गिर्द क्या करने लगे, वो कृषि का उत्पादन करने लगे। स्वयं नहीं करते थे, करवाते थे, लेकिन फिर भी कृषि के उत्पादन के रूप में उनको जाना जाएगा। यह भूमि मैनर के लॉर्डों की थी, जिस पर कृषक यानी के कृषिदास कार्य करते थे। और कौन सी भूमि पर काम करने लगे, भूमि मैनर पर, है ना। और ये भूमि किसकी थी, लॉर्डों की थी। लॉर्ड कोई जाति हो कि उनकी वो भूमि थी जिस पर वो कृषि करते थे। ये वफादार होने के साथ माल और सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध होते थे। ये लॉर्ड बड़े लॉर्डों के, राजा के सामंत होते थे, के प्रति वचनबद्ध थे। और जो ये लॉर्ड थे, है ना, जिनकी भूमि पर जो कृषि करते थे, वो लॉर्ड क्या थे, वफादार थे, है ना। और सामंतों के यहाँ पर वो क्या करते थे, कृषि का कार्य करते थे। कैथोलिक चर्च, जिसका केंद्र बिंदु पोप और उनकी व्यवस्था थी। अब देखिए, इनके भी चर्च होते हैं, दो आपको ध्यान रखना है। सामंतवाद के समर्थन देना था, उनके पास अपनी भूमि भी थी। और जो है कैथोलिक चर्च जो है, उन्होंने किसको समर्थन दिया, सामंतवाद को समर्थन दिया। और उनके पास अपनी खुद की क्या थी, भूमि भी थी। ऐसे संसार में जहाँ पर जीवन की अनिश्चितताएं, औषधियों का अल्प ज्ञान और निम्न जीवन प्रत्याशा आम बात थी, चर्च ने लोगों को व्यवहार का ऐसा तरीका सिखाया जिससे मृत्यु के बाद का जीवन जो है सराहनीय बन सके। और जो है चर्च ने क्या सिखाया लोगों को, कि जो है मृत्यु के बाद का ऐसा जीवन बताया कि भाई जिससे आराम से जी सके। भाई अंतिम समय हो, है ना, जीवन भर इंसान क्या करता रहे, काम काज करे, सब करे, लेकिन अंतिम समय ऐसा हो जिसमें उसको सुकून मिले, ऐसा जो है उस लोगों को चर्च ने सिखाया। मठों का निर्माण हुआ, जहाँ पर धर्म के में आस्था रखने वाले लोग अपने को कैथोलिक चर्चवासियों के निर्देशानुसार सेवा में लगाते थे। और मठों का भी निर्माण हुआ,
भाई बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ करते थे, तो बौद्ध धर्म का भी जो है प्रचलन आया होगा उस समय, तो मठों का निर्माण हुआ। तो मठों का निर्माण हुआ, और मठों का निर्माण में जो भी धर्म से आस्था रखने वाले लोग थे, है ना, वो कैथोलिक चर्च वासियों के निर्देश के अनुसार क्या करते थे, सेवा करते थे। साथ ही चर्च स्पेन से बाइजेंटियम तक के मुस्लिम राज्यों में फैले विद्वता तंत्र का भाग थे। इसके अलावा वे यूरोप के अधीनस्थ राजाओं, पूर्वी भूमध्य सागर तथा सुदूर क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा क्या करते थे, उपलब्ध कराते थे। वेनिस और जेनेवा, दो जगह का नाम है वेनिस और जेनेवा, आपको ध्यान रखना है ना, कि भूमध्य सागरीय उद्यमियों से प्रेरित होकर 12वीं सदी से सामंती व्यवस्था पर वाणिज्य और रोमन का प्रभाव क्या हुआ, बढ़ता हुआ बदलता गया। इन उद्यमियों के जहाज मुस्लिम राज्यों एवं पूर्व में बचे हुए रोमन साम्राज्य के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। समझ में आ रही है, यहाँ के जो लोग थे वो किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, मुस्लिम साम्राज्य के लोगों के साथ में, है ना, उनके साथ, उनके वहाँ पर उनके जहाज जाके रुकते थे, सामान जाते थे, और व्यापारी जो क्या करते थे, अपने सामानों का आदान प्रदान करते थे। इन क्षेत्रों की संपत्तियों के लोभ में तथा ईसा के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों को मुसलमानों से आज़ाद कराने की भावना से प्रेरित होकर यूरोपीय राजाओं ने धर्म युद्ध के दौरान भूमध्य सागर के पार के स्थानों से संबंध मजबूत किए। और धर्म युद्ध वाली हमने बातें पहले पिछले पार्ट में भी पढ़ी कि किस प्रकार उन्होंने धर्म युद्ध किए और फिर जो है एक दूसरे से संपर्क स्थापित किए। धर्म युद्ध क्या था, एक राजनीतिक युद्ध था, नाम उसको धर्म युद्ध कहते हैं, लेकिन एक तरीके से राजनीतिक युद्ध ही था, जो या तो किसी पर कब्जा करने के लिए हुआ या फिर व्यापार के लिए हुआ, है ना। तो धर्म युद्ध जो है उससे क्या हुआ, जो भूमध्य सागर के पार के जो स्थान थे उनके साथ यूरोपों का क्या हो गया, गहरा संबंध स्थापित हो गया। यूरोप के आंतरिक व्यापार में क्या हुआ, आगे चलकर सुधार हुआ, जो मेलो और बाल्टिक समुद्र तथा उत्तरी सागर के बंदरगाहों पर केंद्रित था और बढ़ती हुई जनसंख्या पर द्वारा प्रेरित था। वाणिज्य विस्तार के अवसर जीवन के मूल्य के प्रति बदलते हुए रवैयों से मेल खाते थे। इस्लामी कला और साहित्य में मानव और अन्य प्राणियों के लिए प्राणियों के प्रति प्राचुरता से दिखाई पड़ने वाला सम्मान और बाइजेंटियन के व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनानी कला और विचारों ने यूरोप को संसार देखने का एक नज़रिया प्रदान किया। और जो है कला के क्षेत्र में भी जो है भाई उन्नति हुई, तो भाई संसार को परखने का भी मौका मिला। हम देखा कि बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ है ना, तो जो है उससे क्या हुआ कि जो है लोगों का क्या हुआ, वाणिज्य विस्तार के जीवन में जो है बदलता एक तरह जीवन के स्तर में बदला व्यापार के कारण, है ना। वाणिज्य के बारे में बात करें तो व्यापार के क्षेत्र में जब उन्नति हुई तो जीवन में जीने का जो है लोगों का रवैया बदला। इस्लामी कला और साहित्य और अन्य प्राणियों की प्रचुरता दिखी। आपने देखा कि साहित्य का भी जो है रचना इस्लामिक साहित्य हमने पिछले पार्ट पढ़ा, तो अरब साहित्य में बहुत सारा साहित्य लिखा गया, इमारतें बनाएगी, पशु पक्षियों के चित्र बनाएगा उन इमारतों में, तो लोगों को क्या हुआ, नई नई कला के क्षेत्र में जानकारियाँ प्राप्त होने लगी। 14वीं सदी से जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है, अंडरलाइन कर लें, पुनर्जागरण का काल है 14वीं शताब्दी। विशेष रूप से उत्तरी इटली के नगरों में रईस लोग मृत्यु पर्यंत जीवन की अपेक्षा इस जीवन से अधिक वास्ता इस जीवन से क्या रखने लगे, अधिक वास्ता रखने लगे। मूर्तिकार, चित्रकार और लेखक मानव और संसार की खोज में अधिक दिलचस्पी लेने लगे। और अब आगे चलकर कैसा विकास हुआ कि लोगों को कला के क्षेत्र में जो है रुचि जागी, है ना। और कला के क्षेत्र में रुचि जागी तो मूर्तिकार अलग अलग मूर्तियों की खोज में लगे, क्योंकि उस समय मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। चित्रकार को चित्रकारियों की खोज में निकल पड़े, और लेखक है तो लिखने के क्षेत्र में, मानव है तो व्यापार के लिए संसार की खोज में कि भाई और भी कोई स्थान होंगे जहाँ पर जाकर जो है देखने की कुछ चीज़ होगी, या पर जाकर उसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी, या फिर वहाँ जाकर लोगों से व्यापार किया जाएगा। तो हर व्यक्ति क्या होने लगा, अब अपनी जगह से टिक कर जो है दूसरी जगह को जानने या खोजने में लग चुका था, है ना। तो एक नई जो है चीज़ हुई कि भाई हम दिन भर के काम से जब बोरियत हो जाती है तो हमें लगता है कि हम कुछ नया करें, तो वो नया जो है नयापन लोगों में जागने लगा। 15वीं सदी के अंत तक इस तरह की परिस्थितियों ने यात्रा और खोजों का अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा दिया। और 15वीं शताब्दी तक आते आते लोगों ने क्या हुआ, यात्राएं की और खोजों को भी क्या होने लगा, बढ़ावा मिलने लगा। भाई जगह जगह जो है अलग अलग जगहों की क्या होने लगी, खोजें होने लगी। कई खोज यात्राएं शुरू हुई। स्पेन वासी और पुर्तगाली जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर जो दक्षिण में जाने लगे।
इस तरह उत्तमाशा अंतरिप होते हुए वे भारत पहुंचे, जो यूरोप में मसालों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। और आपको पता है वास्को डी गामा आया था अपने यहाँ पर 1492 में कालीकट बंदरगाह पर। तो वह अपने देश से निकला था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जा रहा। समुद्री बेड़े में बैठा था वो, है ना, जहाज के अंदर, और समुद्री यात्रा करते करते कहाँ पहुँच गया, हमारे भारत में और दक्षिणी भारत में कालीकट नामक बंदरगाह पर वो पहुंचा। और कालीकट नामक जब बंदरगाह पर पहुंचा तो उसने वहाँ की सारी स्थितियाँ देखी, किस प्रकार की भारत की स्थिति, और मसालों को वो वहाँ से क्या करने लगा, व्यापार करने लगा। तो सबसे पहला भारत में आने वाला पुर्तगाली व्यक्ति कौन है, वास्को डी गामा। उसके बाद हम देखेंगे डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, और फिर बाद में जो है हमारे यहाँ पर कौन है, अंग्रेज आए, जो है अंग्रेज ब्रिटिश से आए थे ना, इंग्लैंड से आए थे, तो उनके जो है लास्ट में आए वो। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह उत्तमाशा अंतरिप के होते हुए वे भारत पहुंचे, जो यूरोप में मसालों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। कोलंबस ने भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया और 1492 ईस्वी में एक द्वीप पर पहुंचा, जिसे यूरोप वासियों ने क्या बोला, वेस्ट इंडीज कहा। भाई वो खोजता खोजता कहाँ पहुँच गया, 1492 में वेस्ट इंडीज पहुँचा। दूसरे खोजकर्ताओं ने आर्कटिक की ओर भारत और चीन के लिए उत्तरी मार्ग खोजने का क्या किया, प्रयास किया। यूरोप के यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान भांति भांति के लोग मिले, कुछ हद तक वे उनसे सीखने के इच्छुक थे। और अब जो है अलग अलग जगह पर जो है लोग यात्रा करेंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे। भाई हम भारत में जाएंगे तो हमारे भारत में विभिन्नताओं को जो है एकता का देश है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कद काटे के लोग रहते हैं, उनका पहनावा अलग है, उनकी खान पान अलग है। जब हम उनसे संपर्क स्थापित करते हैं तो हमको क्या पड़ती है, उनकी संस्कृति की झलक जो है हमको देखने को मिलती है और हम भी उसकी संस्कृति को अपनाते हैं। वैसे हमें सबके बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें हम उनकी एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। पोप और कैथोलिक चर्च ने भूगोलवेत्ताओं एवं पर्यटन हसन अल वजान यूरोप में लियो अफ्रीकानस के नाम से विदित के काम को प्रोत्साहित किया। इस भूगोलवेत्ता ने पोप लियो 10 के लिए 16वीं सदी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का भूगोल पहली बार लिखा। आगे देखिए, इस भूगोलवेत्ता ने पोप लियो 10 के लिए क्या किया, 16वीं सदी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का भूगोल पहली बार लिखा। ठीक है, अफ्रीका का भूगोल लिखने वाले व्यक्ति कौन हो गए, हसन अल वजान। 17वीं जेसुइट चर्च के सदस्यों ने 16वीं सदी में जापान के बारे में जाना और उसके बारे में उन्होंने लिखा। जेसुइट चर्च के सदस्यों ने 16वीं सदी में क्या किया, जापान के बारे में जाना और उसके बारे में लिखा। और 17वीं सदी में एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम है विल एडम्स, जापानी शोगुन तोकुगावा इयास का मित्र एवं सलाहकार बन गया। अमेरिका पहुंचने पर यूरोपीय लोगों का वहाँ के मूल निवासियों से संपर्क हुआ। और अमेरिका पहुंचने पर जो है यूरोप वासियों का किससे संपर्क हुआ, यूरोप के जो अमेरिका में जो भी मूल निवासी रहते थे ना, उनसे उनका संपर्क हुआ। और आगे जो है लोग अमेरिका कैसे पहुंचे, इसके बारे में आगे वाले पार्टों में हम पढ़ेंगे कि वो किस लिए जो है अमेरिका में पहुंचे थे, है ना। और यूरोप वासी इधर उधर ट्रांसफ़र अपनी जगहों किस लिए करते, वो पार्ट के अंदर जो अगला पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। हसन अल वजान की तरह ही इन लोगों ने यूरोपीय लोगों में दिलचस्पी ली और कभी कभी उनके लिए काम भी किया। उदाहरण के लिए एजटेक जगह है, एजटेक की एक महिला ने जो बाद में डोना मोरिना नाम से जानी गई, मेक्सिको के स्पेनी विजेता कोर्टेस से दोस्ती की, उसके लिए दुभाषियों का काम किया और कई तरह के प्रबंध करवाए। यूरोप से नए लोगों के साथ सामना होने की स्थिति में कभी कभी क्या रहते थे, सचेत, अनात्मशी और चौकन्ने होते थे। और यूरोपवासी भी अगर किसी हम अनजान लोगों के साथ में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा सहमे से रहते हैं, उनसे कम बात करते हैं। तो ये लोग भी क्या करते थे, चौकन्ने रहते थे, हमेशा अलर्ट रहते थे कि भाई कभी कोई आक्रमण नहीं कर दे, लड़े झगड़ा नहीं हो जाते, हमेशा क्या रहते थे, चौकन्ने रहा करते थे। यहाँ तक कि जब वे व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने और हथियारों के बल पर अपनी सत्ता थोपने के लगातार प्रयास करते रहे। और फिर भी भाई उनके पास है, उनको तो सत्ता हासिल करने चाहते थे अमेरिका के ना, तो जो है सत्ता हासिल करने के लिए हमेशा क्या रहते थे, अलर्ट रहते थे, हथियार बंद रहते थे, फिर भी क्या रहते थे, चौकन्ने रहा करते थे। आप जानते होंगे कि ऐसा ही पुर्तगालियों ने 1498 में वास्को डी गामा के कालीकट यानी कोंजिकाट आगमन के बाद
हिंद महासागर में किया गया। और अंडरलाइन कर लो, भारत में जो है कालीकट पर वो कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था, है ना। आपको ध्यान रखना है इस बात को। दूसरी ओर कभी कभी वे दबंग, आक्रामक एवं क्रूर थे, जिनसे भी वे मिले उन्हें अज्ञानी मानकर उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने का भाव प्रदर्शित किया। कैथोलिक चर्च ने दोनों रवैयों को प्रोत्साहन दिया। चर्च दूसरी सभ्यता और भाषाओं के लिए अध्ययन का केंद्र था, लेकिन उसने उन लोगों पर होने वाले हमलों को बढ़ावा दिया जिन्हें लोगों को वह गैर ईसाई मानते थे, है ना भाई। कुछ गैर ईसाई लोग जो है वहाँ पर आक्रमण किया करते थे, है ना। तो कैथोलिक चर्च वासियों ने क्या दिया? उनको बढ़ावा दिया कि वो आक्रमण करे तो आप भी उन पर आक्रमण करो। गैर यूरोप वासियों की दृष्टि से यूरोप के साथ उनके संपर्क संघर्ष अलग अलग तरह के थे। अधिकांश इस्लामी क्षेत्रों और भारत तथा चीन के लिए यूरोपवासी 17वीं सदी के अंत तक एक कौतूहल का विषय थे। वे ऐसे हस्तपृष्ठ व्यापारियों तथा नाविकों के रूप में देखे जाते थे जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे। फिर भी जापानियों ने उनकी प्रौद्योगिकी के कुछ लाभ जल्दी सीख लिए। और अब आगे चलकर जो है आगे एक दूसरे संपर्क हुआ तो जापानियों ने भी क्या कर लिया? उनके जो है विज्ञान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के जो विकास है उसको सीख लिए। उदाहरण के लिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक उन्होंने बड़े पैमाने पर बंदूकों का उत्पादन कर लिया, बंदूकें बनाना सीख लिया, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। तो उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में एज़टेक साम्राज्य के शत्रुओं ने यूरोपवासियों का उपयोग एज़टेकों की शक्ति की चुनौती देने में किया। साथ ही यूरोपवासियों के साथ आई बीमारियों ने जनसंख्या का क्या कर दिया? विनाश कर दिया। यानी कि कोई ना कोई बीमारी लेके आए होंगे यूरोपवासी अपने साथ में, कोई ना कोई ऐसा वायरल, जिससे क्या हो गया? आगे चलकर जो है वहाँ की जनसंख्या का विनाश हो गया। 16वीं की सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई और 90% यानी सोच लीजिए 100% और 90% लोग क्या हो गए? मृत्यु के घाट को उतर गए, 10% लोग बचे होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। थोड़ी सी इसकी प्रस्तावना है, पाठ को पढ़ाने से पहले वो अपन ने पढ़ ली है। उसके बाद अपन इसको पाठ को जब पढ़ेंगे अगला तो सारणीबद्ध कि कौन कौन से सन में क्या क्या विकास हुए, उसके बाद हम पाठ के ऊपर आएंगे।